हाय फ्रेंड्स, आज हम जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है हमारे तंत्रिका तंत्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नर्वस सिस्टम। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या है? शरीर के सभी अंगों में एक जटिल और संगठित नेटवर्क होता है। तंत्रिका तंत्रिका एक नेटवर्क की तरह काम करता है, एक तरह से, जिसमें हमारी तंत्रिका कोशिकाएं क्या आपस में जुड़ के सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करती है। जो क्या करता है, सूचनाओं को प्राप्त करने, संसाधित करने और प्रतिक्रिया देने के लिए जिम्मेदार होता है। तो शरीर में क्या है, हमारे तंत्रिका तंत्र क्या करता है? सूचनाओं को प्राप्त करने, संसाधित करने और प्रतिक्रिया देने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तरह का एक संगठित नेटवर्क है। यह शरीर में क्या आंतरिक और बाहरी जो परिवर्तन है, इनके बारे में पता लगाता है। मूल इकाई की बात करें तो तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? हमारे न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका होती है। ये हमारी कोशिकाएं क्या है? ये कोशिकाएं विद्युत और रासायनिक संकेतकों के रूप में सूचनाओं को तेजी से प्रसारित करती है। ये कोशिकाएं क्या करती है? विद्युत और रासायनिक संकेतों के रूप में सूचनाओं को तेजी से प्रसारित करती है। कार्य की बात करें तो ये हमें सोचने, महसूस करने, चलने और शरीर के जो अनिच्छिक कार्य होते हैं, जैसे हृदय गति और पाचन, इनको नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। तंत्रिका तंत्र के ये कार्य होते हैं। अब हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो संरचना और कार्य के आधार पे तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे? संरचना और कार्य के आधार पे। पहला आता हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में इसे सीएनएस कहते हैं। तो यह तंत्रिका तंत्र का सूचना केंद्र और कमांड सेंटर होता है। ये क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का सूचना केंद्र और कमांड सेंटर होता है। बात करें में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन-कौन से अंग शामिल है? तो इसमें 2 अंग शामिल है। हमारा मस्तिष्क, एक होता है हमारा मेरुरज्जु। चित्र में आप देख सकते हैं, ये तो हमारा मस्तिष्क है और ये हमारी मेरुरज्जु है। इन दोनों को मिलाकर के क्या हमारे सीएनएस बनता है। तो आप इसे याद करेंगे। सीएनएस मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारे 2 चीजों से मिलकर बना है या 2 अंगों से मिलकर बना है। एक तो हमारा मस्तिष्क है और एक हमारा स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। मस्तिष्क को अंग्रेजी में हमारे ब्रेन कहते हैं। ब्रेन की बात करें तो ये सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं, जैसे हमारे संवेदना, भावना, स्मृति, निर्णय लेना, इन सब का केंद्र होता है हमारा ब्रेन। फिर होता है मेरुरज्जु, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ये हमारा मस्तिष्क और परिधीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्या मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका तंत्र के बीच में मुख्य संचार का मार्ग होता है और प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, उनको नियंत्रित करता है। तो हमारे 2 चीज है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, एक तो मस्तिष्क है और एक मेरुरज्जु। चित्र में आप इसको देख सकते हैं। कार्य की बात करें तो इस शरीर के सभी हिस्सों से आने वाले जो संवेदी इनपुट होते हैं, इनको प्रोसेस या संसाधित करता है और प्रतिक्रिया के लिए क्या प्रेरक आउटपुट, जो मोटर आउटपुट है, इसको जारी करता है। मोटर आउटपुट का मतलब जो हमारे मांसपेशियां और शरीर के अंग उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, यही हमारे मोटर आउटपुट कहलाता है। दूसरा प्रकार आता है हमारा कौन सा? परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस कहते हैं। तो ये हमारे सीएनएस को शरीर के बाकी हिस्से, जैसे हमारे मांसपेशियां, त्वचा, ग्रंथियां, इनसे जोड़ने वाली सभी तंत्रिकाओं का नेटवर्क होता है। तो ये क्या है? हमारे परिधीय तंत्र का तंत्र क्या होता है? ये हमारे सीएनएस को या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शरीर के बाकी हिस्सों, जैसे हमारे मांसपेशियां, त्वचा, ग्रंथियां, इनसे जोड़ने वाली सभी तंत्रिकाओं का नेटवर्क होता है। अब इसमें कौन-कौन से भाग शामिल होते हैं? तो इसमें हमारे कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं, इनको शामिल किया जाता है। कौन-कौन सी? एक तो हमारी कपाल तंत्रिकाएँ होती है, एक होती है हमारी मेरु तंत्रिकाएँ। कपाल तंत्रिकाएँ मतलब क्रेनियल नर्व्स, ये कितनी होती है? 12 जोड़ी। दूसरे हमारी मेरु तंत्रिकाएँ स्पाइनल नर्व्स, ये कितनी होती है हमारी? 31 जोड़ी। जो हमारी कपाल तंत्रिकाएँ, ये क्या करती है? सीधे मस्तिष्क से निकलती है और मुख्य रूप से सिर और गर्दन को नियंत्रित करती है। और क्या करती है? मुख्य रूप से सिर और गर्दन को नियंत्रित करती है। मेरु तंत्रिकाओं की बात करें तो ये 31 जोड़ी होती है, जो मेरुरज्जु से निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और शरीर के बाकी हिस्सों को नियंत्रित करती है। तो इस तरह हमने परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में देख लिया। बात करें पीएनएस की या परिधीय तंत्रिका तंत्र के उपविभाजन की, तो एक आता हमारा कायिक तंत्रिका तंत्र, जिसे सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारी जो स्वैच्छिक गतिविधियां होती है, जैसे हमारा चलना, दौड़ना, मतलब शरीर के द्वारा हमारी जो इच्छा से जो गतिविधियां होती है, उनकी बात करते हैं। और बाहरी दुनिया से संवेदी जानकारी प्राप्त करने को नियंत्रित करती है। तो क्या करती है? बाहरी दुनिया से जो संवेदी जानकारी प्राप्त करने को नियंत्रित करती है, ये होती है हमारे कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये हमारे अनिच्छिक कार्य, जैसे हमारे हृदय गति होती है, पाचन होते हैं, इनको नियंत्रित करती है।
जो आगे हम देखेंगे। यानस के उप विभाजन हमने इसको देख लिया। तीसरा विभाजन देखेंगे हम, 2 विभाजन हमने देख लिए, एक तो सीएनएस और एक पीएनएस और फिर आता है हमारा एएनएस। एएनएस मतलब हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये हमारे पीएनएस का ही हिस्सा है, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसका हिस्सा है। जो शरीर के आंतरिक वातावरण, जो हमारा होमियोस्टेसिस है, इसको बनाए रखने के लिए अनैच्छिक रूप से काम करता है। तो क्या ये क्या करता है? शरीर के जो आंतरिक वातावरण होता है, जिसे हम होमियोस्टेसिस कहते हैं, इसको बनाए रखने के लिए अनैच्छिक रूप से काम करता है और इसे 2 विरोधी भागों में विभाजित किया जाता है। तो हमारी जो समय की कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, तो 2 विरोधी भाग होते हैं। एक तो तुम्हारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एक होता है दूसरा होता है हमारा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी मतलब हम उत्तेजित हो जाते हैं, जैसे कोई हमारे सामने खतरा आ जाता है, हम डर जाते हैं, तब हमारा ये वाला जो तंत्रिका तंत्र है, वो एक्टिव हो जाता है। बात करें इसके कार्य की, तो यह लड़ो या भागो प्रतिक्रिया शुरू करता है। जैसे हमारे सामने कोई खतरा आ जाता है, हम डर जाते हैं, वो मुसीबत आ जाती है, तो हमारे सामने 2 ही चीजें सामने आती है, लड़ो उससे या फिर यहाँ से भाग जाओ। तो ये शरीर को क्या आपातकाल या तनाव की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है। जो अनुकंपित तंत्रिका तंत्र है, ये क्या करता है? हमारे तनाव की या फिर आपातकाल की स्थिति का सामना करने के लिए हमें तैयार करता है। इस दौरान हमारे शरीर में कौन-कौन से प्रभाव होते हैं, कौन-कौन से परिवर्तन आते हैं? जैसे हमारे हृदय गति और रक्तचाप बढ़ जाता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, श्वसन दर बढ़ जाती है, तेजी से सांस आना शुरू होती है, आंखों की पुतलियां फैल जाती है, आंखें चौड़ी-चौड़ी हो जाती है, पाचन और लार का उत्पादन कम होता है। जैसे मुहावरा भी हो जाता है, कहते हैं कि जैसे मुंह सूख जाना, मतलब कि मैं तो उसको देख के ऐसी चीज देखी मैंने कि मेरे तो मुंह ही सूख गया, मतलब हमारी लार ही आनी बंद हो गई। ऐसा होता है हमारा जब कोई आपातकालीन या तनाव की स्थिति आती है। तो इसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें हमारे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे आँखों में परिवर्तन, आँखें चौड़ी-चौड़ी हो जाती है, लार बंद हो जाती है, लार कम आती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। जैसे हमारा डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है, खाना पचना कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे करके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। इसका उल्टा होता है हमारा जब जब हमारा आराम करने वाली स्थिति आती है। मतलब जो आपातकालीन स्थितियाँ नहीं है, तो उसमें हम आँखें छोटी हो जाती है, पतली हो जाती है, मुँह में आराम से लार आती है, फेफड़े सही तरीके से काम करने लगते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम का उदाहरण है। दूसरा हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये पीएनएस की बात करें, ये हमारे हिंदी में कहते हैं जिसे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। काम की बात करें तो ये आराम करो और पचाओ, मतलब रेस्ट और डाइजेस्ट प्रतिक्रिया शुरू करता है। ये शरीर को शांत करता है और ऊर्जा को संरक्षित करता है। ये क्या करता है? शरीर को शांत करता है और ऊर्जा को संरक्षित करता है। प्रभाव की बात करें तो हृदय गति और रक्तचाप कम करना, इसका प्रभाव क्या होता है? शरीर में कौन से परिवर्तन होते हैं? पीएनएस या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान हृदय गति और रक्तचाप कम हो जाता है, श्वसन दर कम हो जाती है, आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती है और पाचन और लार का उत्पादन बढ़ जाता है। इसी दौरान हमने देखा था प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में। जो हमने क्या किया है देखा था, जो स्पाइनल कॉर्ड थी, तो मेरुरज्जु थी, उसके द्वारा क्या है हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। तो हमने पहले तो नाम तो देखा था, अब इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। ये प्रतिवर्ती क्रिया है, ये रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं? तो प्रतिवर्ती क्रियाएं वो अनैच्छिक, अचानक या तेज, क्या वो अनैच्छिक, अचानक और तेज शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती है, जो कि हमारे शरीर की किसी उत्तेजना के जवाब में बिना सोचे समझे की जाती है। क्या शरीर की किसी उत्तेजना के जवाब में क्या बिना सोचे समझे की जाती है? इन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर को अचानक होने वाले जो खतरे और नुकसान है, उससे तुरंत बचाना होता है। कई बार क्या है, हमारा हाथ किसी गर्म चीज से टच हो जाता है, तो हमारा हाथ क्या है, तुरंत उससे अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। ये क्या करती है? हमें खतरों और नुकसान से तुरंत बचाती है। ये क्रियाएं क्या मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है, न कि सीधे मस्तिष्क के द्वारा। मतलब ये सूचनाएं हमारे मस्तिष्क से नहीं आती, बल्कि कहां से आती है? मेरुरज्जु से। मस्तिष्क को सूचना बाद में मिलती है, जिससे क्या प्रतिक्रिया का समय बच जाता है। बात करें उनकी इनकी विशेषताओं की, तो प्रतिक्रियाओं की विशेषता क्या होती है? एक तो ये अनैच्छिक होती है, मतलब ये क्रियाएं हमारी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में नहीं होती। दूसरा तीव्र या फास्ट, तो ये विद्युत आवेगों की तरह अत्यंत तेजी से घटित होती है। इसे अनिवार्य एसेंशियल, तो शरीर के सुरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। तो इसकी 3 विशेषताएं हमने देख ली। अब देखते हैं इसके जरिए क्या एक प्रतिवर्ती चाप बनता है। चाप का मतलब कि सूचना या संदेश हमें मिलता है, तब से लेके इसका कार्य पूरा होता है प्रतिवर्ती क्रिया का, उसको मिला करके क्या बनता है? एक प्रतिवर्ती चाप बनता है। मतलब जिस पथ से होकर प्रतिवर्ती क्रियाओं का तंत्रिका आवेग गुजरता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं।
तो जिस पथ से होकर प्रतिवर्ती क्रिया का तंत्रिका आवेग गुजरता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और ये प्रतिवर्ती क्रिया का संरचनात्मक आधार होता है। ये क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया का संरचनात्मक आधार होता है। प्रतिवर्ती चाप में क्या बहुत सारे घटक शामिल होते हैं। कौन-कौन से? एक तो हमारे होता है संवेदी अंग जिसे हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर कहते हैं। तो वो ये अंग क्या है? जिसमें हमारी त्वचा हो सकती है, जिसे जैसे गर्मी को ग्रहण करता है, मतलब वो जिस अंग से क्या है हमें संवेदना ग्रहण कर रहे हैं, तो संवेदी अंग रिसेप्टर कहलाते हैं, सेंसरी ऑर्गन। फिर होता है संवेदी न्यूरॉन, ये रिसेप्टर से मेरुरज्जु तक आवेग को लेके जाता है। चित्र में आप इसको ठीक से समझ जाएंगे कि जैसे ये हमारा हाथ है, ये गर्म बर्तन है, गर्म बर्तन में हमारा हाथ टच करता है, तो रिसेप्टर है, यहाँ से क्या है सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, हमारे जो मेरुरज्जु तक सूचनाएं लेके जाता है। फिर होता है हमारा अंतर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन, जिसे इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। जो आप देख सकते हैं चित्र में आपके क्या है, ये बीच में छोटा-सा बीच में चित्र में आपको ब्लू कलर से दिखाते हैं, छोटा-सा बीच में ये वाला हिस्सा है, ये अंतर न्यूरॉन रिले न्यूरॉन है। ये क्या करता है मेरुरज्जु में उपस्थित होता है और संवेदी न्यूरॉन से प्रेरक न्यूरॉन तक संदेश को पहुंचाता है। क्या? संवेदी न्यूरॉन से प्रेरक न्यूरॉन तक संदेश को पहुंचाता है। प्रेरक न्यूरॉन मतलब जो हमारा मोटर न्यूरॉन है वहां तक। प्रेरक न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन की बात करें तो मेरुरज्जु से प्रतिक्रिया का संदेश कार्यकारी अंग जो इफेक्टर है वहां तक लेके जाता है ताकि कार्य हो सके। तो ये हमारे इफेक्टर है, मसल्स ऑफ आर्म मतलब इफेक्टर है, ये हाथ से क्या करता है सीधा उस गर्म वस्तु को दूर कर लेता है। फिर कार्यकारी अंग या इफेक्टर की बात करें तो यह अंग क्या करता है, जैसे मांसपेशियां प्रेरक न्यूरॉन से प्राप्त संदेश के अनुसार प्रतिक्रिया करती है जिससे हमारा हाथ हट जाता है। तो इन पांचों की पांचों चीजों को मिला करके जो हमारे प्रतिक्रिया चाप प्रतिवर्ती क्रिया चाप बनता है, कौन कौन से? एक तो हमारा रिसेप्टर या संवेदी अंग है, फिर संवेदी न्यूरॉन, तीसरा हमारा अंतर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन, चौथा हमारा प्रेरक न्यूरॉन, पांचवा हमारा कार्यकारी अंग या फिर इफेक्टर। उदाहरण के लिए देखें कि जैसे हमारे प्रतिवर्ती क्रियाओं के कौन-कौन से उदाहरण हैं। इसकी बात करें, गर्म वस्तु को छूना, जैसे ही आप गलती से किसी गर्म वस्तु को छू लेते हो, तो आप अपना हाथ तुरंत उससे हटा लेते हो, तो ये एक तरह की प्रतिवर्ती क्रिया है। तेज रोशनी की बात करें, अचानक तेज रोशनी पड़ने पर क्या है, आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती है। घुटने का झटका, डॉक्टर द्वारा घुटने पर हल्के से प्रहार करने पर पैर का उछलना। फिर छींकना या खांसने की बात करें, श्वसन मार्ग में किसी धूल का कण या उत्तेजक के प्रवेश होने पर हमें क्या छींक आ जाती है या हम खांसने लगते हैं। तो ये सभी उदाहरण किसके हैं? प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण हैं। संक्षेप में देखें तो हमने दो सिस्टम देखे थे, एक तो एसएनएस और एक पीएनएस। पीएनएस एसएनएस की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो क्या करता है, शरीर को एक्शन मोड में लेके आता है, मतलब कोई घटना आपातकालीन घटना आती है या फिर कोई तनावपूर्ण घटना आती है तो शरीर क्या एक्शन मोड में आ जाता है। तो पीएनएस मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, रिकवरी मोड में या फिर सुधार के मोड में शरीर को लेकर आता है। अब हमने शुरू में देखा था तंत्रिका तंत्र की इकाई। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? हमारे न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तो हम तंत्रिका कोशिका के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तंत्रिका कोशिका जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ये हमारे विशेष कोशिकाएं होती है जो शरीर में सूचनाओं को विद्युत रासायनिक आवेगों के रूप में, किसमें? विद्युत रासायनिक आवेगों के रूप में प्राप्त करने, उनको संसाधित करने और संचारित करने के लिए डिजाइन की गई है। तो ये क्या है, हमारे शरीर में सूचनाओं को विद्युत रासायनिक आवेगों के रूप में प्राप्त करने, संसाधित करने और संचारित करने के लिए डिजाइन की गई। अब हम देखें न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर की बात करें तो एक न्यूरॉन में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं भी होती हैं। मुख्य रूप से देखें तो 3 भाग होते हैं, अन्य रूप से देखें तो 3 संरचना कुछ संरचनाएं भी होती हैं। 3 भागों में पहला भाग आता है हमारा कोशिकाएं, जिसे अंग्रेजी में सेल बॉडी या सोमा कहा जाता है। इसके विवरण की बात करें तो ये न्यूरॉन का केंद्रीय और सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जो तंत्रिका कोशिका की बात करें तो इसका केंद्रीय और सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? कोशिकाएं या सेल बॉडी सोमा होता है। और इसी में हमारे केंद्रक और अन्य कोशिकांग भी मौजूद होते हैं। बात करें इसके कार्य की तो ये कोशिका के सभी मेटाबॉलिक जो कार्य होते हैं उन कार्यों को यही करता है सोमा या कोशिका काय। और आने वाले सभी तंत्रिका आवेग उनको संसाधित करने का काम भी हमारी यही कोशिकाएं या फिर सोमा करता है। दूसरा भाग आता है हमारा डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स की बात करें तो विवरण की बात करें इसके तो डेंड्राइट्स क्या है? ये कोशिका से निकलने वाली छोटी और अत्यधिक शाखाओं से बनी हुई संरचनाएं। इसमें क्या बहुत सारी शाखाएं होती है किसके? डेंड्राइट्स के अंदर। और किससे निकलती है? कोशिका काय से। चित्र में आप इसको देख लेंगे। कार्य की बात करें तो इसका प्राथमिक कार्य क्या है? अन्य न्यूरॉन्स जो दूसरे न्यूरॉन्स संकेतों को प्राप्त करना और उन्हें क्या कोशिका काय तक पहुंचाना।
तो ये क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन से सूचनाएँ प्राप्त करता है, ये सिग्नल्स प्राप्त करता है और क्या करता है, कोशिका काय तक पहुँचाता है। तीसरा अंग आता है हमारा इसका एक्सॉन। तीसरा अंग क्या आता है इसका, एक्सॉन। एक्सॉन की बात करें तो ये कोशिका काय से निकलने वाली एक लंबी पतली नली जैसी संरचना होती है और एक्सॉन का अंत क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है। जहाँ से क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रवाहित स्त्रावित होते हैं। क्या है, जहाँ से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर स्त्रावित होते हैं, कहाँ से, एक्सॉन टर्मिनल से। कार्य की बात करें तो ये कोशिका काय से दूर आवेगों को संचालित करता है। ये क्या करता है, कोशिका काय से दूर आवेगों को संचालित करता है। अब हम देखेंगे जो हमारा एक्सॉन है, एक्सॉन की कौन कौन सी सहायक संरचनाएं होती है। इसकी कुछ सहायक संरचना होती है, परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। एक होता है हमारा जैसे माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ की बात करें तो कई एक्सोन एक सफेद वसायुक्त परत से ढके होते हैं। तो एक्सोन क्या है, हमारे एक सफेद और वसायुक्त परत से ढके होते हैं। ये हमारे परत क्या है, एक इंसुलेटर के रूप में काम करती है। जो माइलिन शीथ है, ये क्या करती है, एक इंसुलेटर के रूप में काम करती है और तंत्रिका आवेग की गति को बढ़ाती है। दूसरी संरचना आती है हमारी नोड ऑफ रेनवियर, रेनवियर की नोड। इसकी बात करें तो हमारे माइलिन शीथ के खंडों के बीच में छोटे छोटे अंतराल पाए जाते हैं, गैप्स पाए जाते हैं। जो हमारा माइलिन शीथ है तो इसके बीच में क्या छोटे छोटे गैप्स पाए जाते हैं। चित्र में हम आपको दिखा देंगे। जहां हमारे क्या एक्सोन की झिल्ली सीधे संपर्क में होते हैं और आवेग क्या इन नोड्स पर कूदता हुआ आगे बढ़ता है, जिसे लवणिक चालन भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, लवणिक चालन भी कहते हैं। जिससे हमारे संचरण की गति कई गुना बढ़ जाती है, किसकी वजह से, हमारे रेनवियर ऑफ नोड की वजह से। चित्र को आप देख सकते हैं, चित्र में आपको बता देते हैं कौन कौन सी चीज है। तो हमारा केंद्रक है, आप देख सकते हैं, ये सोमा, ये सेल बॉडी है, ये हमारे डेंड्रोइड्स है, यहीं से सूचनाएं आती है दूसरी तंत्रिका कोशिका से। ये हमारे एक्सोन है, एक्सोन के बीच में जो हमारे पिंक कलर के, येलो कलर के है, तो ये हमारे श्वान कोशिकाएं होती है, श्वान कोशिकाएं होती है। बीच में हमारे माइलिन अच्छद है, जो हमारे ये गोल गोल है, ये हमारे माइलिन अच्छद है। दो माइलिन अच्छदों के बीच में हमारे रेनवियर ऑफ नोड है, लास्ट में एक्सोन टर्मिनल है। तो इस तरह हमने क्या किया, एक तंत्रिका कोशिका के बारे में पूरी जानकारी ले ली। अब हम देखेंगे जो तंत्रिका कोशिका, ये न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको देखते हैं। तो न्यूरॉन्स के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन को मुख्य रूप से उनके कार्य के आधार पे 3 प्रकारों में बाँटा जा सकता है। किस आधार पे? उनके कार्य के आधार पे उनको 3 भागों में बाँटा जा सकता है। पहले कार्य के आधार पे देखें, तो एक तो होते हैं हमारे संवेदी न्यूरॉन। कैसे होते हैं संवेदी न्यूरॉन? दूसरे होते हैं हमारे प्रेरक न्यूरॉन। दूसरे कौन से होते हैं? प्रेरक न्यूरॉन। और तीसरे प्रकार देखें तो होता है हमारा अंतर न्यूरॉन। तीसरा कौन सा होता है? अंतर न्यूरॉन, जिन्हें रिले कहते हैं। तो एक-एक करके इन तीनों के बारे में देखते हैं। पहला होता है हमारा संवेदी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन की बात करें, तो ये आवेगों को ले जाने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं? संवेदी अंगों, जैसे हमारी त्वचा, आँख, कान, यहाँ से सूचनाओं क्या करते हैं? सीएनएस मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं। फिर प्रेरक न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन की बात करें, ये प्रतिक्रियाओं को लेकर आते हैं, मतलब ये सीएनएस से आदेशों और आवेगों को कार्यकारी अंग, जैसे हमारी ग्रंथियां, मांसपेशियां होती हैं, वहां तक पहुंचाते हैं, जिससे शरीर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। तीसरे न्यूरॉन होते हैं हमारे अंतर न्यूरॉन। अंतर न्यूरॉन की बात करें, जो जोड़ने और संसाधित करने का कार्य करते हैं। ये मुख्य रूप से सीएनएस में पाए जाते हैं और ये संवेदी और प्रेरक न्यूरॉन के बीच संबंध स्थापित करते हैं और सूचनाओं का विश्लेषण भी करते हैं। अब संरचना के आधार पर हमारे तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार देखें, तो यह वर्गीकरण क्या, हमारे तंत्रिका काय से निकलने वाली जो प्रतिक्रियाएं प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे एक्सॉन और डेंड्रॉन, उनकी संख्या पर आधारित होता है। बात करें कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। ठीक है, यूनिपोलर का मतलब कोशिका काय से केवल एक प्रक्रिया निकलती है, खासकर ज्यादातर संवेदी न्यूरॉन इसी प्रकार के होते हैं। दूसरा बाइपोलर होते हैं, ये कोशिका काय से 2 प्रक्रियाएं, मतलब एक एक्सॉन और एक डेंड्रोइट्स निकलते हैं। सभी संवेदी को अंग, जैसे हमारा रेटिना, आंतरिक कान, तो इसके अंदर क्या है, हमारे बाइपोलर होते हैं। तीसरा मल्टीपोलर, कोशिका काय से कई डेंड्रोइट्स और एक एक्सॉन निकलता है। ठीक है, जो सबसे आम है, और सभी प्रेरक और अंतर न्यूरॉन्स इसी प्रकार के होते हैं। तो संरचना के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, एक यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। 3 प्रकार हमने इसके देख लिए। अब हम देखेंगे इसमें हमारे मानव मस्तिष्क के बारे में हमने शुरू में बताया था, जो हमारा सीएनएस का भाग होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो मानव मस्तिष्क के संरचना और कार्य देख लेते हैं। तो मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो हमारा सीएनएस है, इसका मुख्य भाग होता है, जो सूचनाओं को संसाधित करता है और क्या करता है, शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। अब बात करें शरीर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो मस्तिष्क को क्या है, संरचनात्मक रूप से 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है।
जो मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क को क्या है, संरचनात्मक रूप से 3 मुख्य भागों में बाँटा जाता है। एक तो होता है हमारा अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और तीसरा क्या होता है, पश्च मस्तिष्क। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क आता है, जिसे फोर ब्रेन कहते हैं या फिर प्रोसेनसेफलोन कहते हैं। तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग हमारा अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क क्या होता है? जो हमारा सिर है, मस्तिष्क है, उसका सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग होता है। ये क्या कार्य करता है? ये सोचने और उच्च मानसिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। ये क्या करता है? ये सोचने और उच्च मानसिक कार्य होते हैं ना, उनके लिए जिम्मेदार होता है। अब इसके भाग देखते हैं, कौन-कौन से भाग होते हैं। तो अग्र मस्तिष्क है, उसके कौन-कौन से भाग होते हैं? एक तो हमारा प्रमस्तिष्क होता है, एक घ्राण पिंड होता है और एक अग्र मस्तिष्क पश्च होता है। क्या? एक अग्र मस्तिष्क पश्च होता है। इनको अंग्रेजी में देखें तो जो हमारा प्रमस्तिष्क होता है, इसको सेरिब्रम या सेरिबेरम कहते हैं। घ्राण पिंड को ओल्फैक्टरी लोब और अग्र मस्तिष्क पश्च को डायेंसिफिलोन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप इनको लिख-लिख के याद करें, तभी ये चीज़ें याद होगी। प्रमस्तिष्क की बात करें तो सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग कितना, 2/3 भाग हमारा प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम कहते हैं, वो होता है। ये क्या करता है, 2 गोलार्ध जो हमारा प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, इनसे मिलकर बना होता है, जो हमारे कॉपर्स कैलोसम नामक 2 पुट्टिकाएँ होती हैं, उन संरचनाओं से जुड़ा होता है। तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, जैसे इस तरह से देख लीजिए, एक भाग ये है, एक भाग ये है और बीच में क्या होता है, हमारे कॉपर्स कैलोसम। ये क्या करता है, दोनों भागों को जोड़ने का कार्य करता है। जो पट्टीनुमा संरचना होती है कॉर्पस कैलोसम, ये पट्टीनुमा संरचना क्या करती है, दोनों अर्धगोलार्धों को जोड़ने का कार्य करती है। अब बात करें कार्य की, तो ये उच्च मानसिक कार्य करते हैं, जो मस्तिष्क के वास्तविक कार्य होते हैं, इनके द्वारा किए जाते हैं, जैसे बुद्धिमत्ता, स्मृति, सीखने की क्षमता, एकाग्रता, तर्क, चेतना का केंद्र। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा या प्रमस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। स्वैच्छिक क्रियाएं जैसे हमारा चलना, दौड़ना, बोलना, इनका नियंत्रण भी हमारा प्रमस्तिष्क ही करता है। फिर घ्राण पिंड, जिन्हें अंग्रेजी में ऑल्फैक्टरी लोब्स कहते हैं। ये क्या कहते हैं, घ्राण का मतलब होता है सूंघना। तो अगर मस्तिष्क का सबसे आगे का भाग क्या कहलाता है, घ्राण पिंड होता है। ये क्या कहता है, सूंघने की क्रिया का नियंत्रण करता है। घ्राण पिंड क्या करते हैं, सूंघने की जो क्रिया है उसका नियंत्रित करने का काम करते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। फिर आता है हमारा अग्र मस्तिष्क पश्च, इसका अंग्रेजी में कहते हैं डायेनसिफिलॉन। डायेनसिफिलॉन की बात करें तो ये 3 अंग है, एक तो थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। 3 अंगों से मिलके बना होता है। कौन-कौन से, थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस की बात करें तो संवेदी सूचनाओं, जिसमें गंध को छोड़ दो, क्यों? क्योंकि ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या है, हमारे गंध का काम करते हैं, तो गंध को छोड़ दो, उनको क्या है, प्रमस्तिष्क तक पहुंचाने वाले रिले स्टेशन के रूप में काम करता है हमारा कौन, थैलेमस। ये हमारे स्पर्श और उससे संबंधित सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। दूसरा अंग आता है हमारा एपिथैलेमस। ये क्या होती है, हमारी ऊपरी सतह होती है। इसमें क्या है, पीनियल ग्रंथि शामिल होती है, बीच में क्या है, इसमें पीनियल ग्रंथि लटकी हुई होती है। फिर हाइपोथैलेमस की बात करें, ये होती है हमारी निचली सतह। इसे हमारे मास्टर ग्रंथि का मास्टर भी कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं हाइपोथैलेमस को। ये तंत्रिका तंत्र की हमारे अंतःस्रावी तंत्र के अंदर इसको पढ़ेंगे हम, कि क्या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि मतलब किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस को। साथ ही साथ क्या, ये ताप नियंत्रण केंद्र भी होता है। ये हमारे भूख, प्यास, नींद, लैंगिक उत्तेजना, शरीर के तापमान, इन सब कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है कौन, हाइपोथैलेमस। साथ ही साथ क्या, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित भी करता है। तो 3 चीजें देखिए, अग्र मस्तिष्क पश्च या डायेनसिफिलोन के 3 भाग है, कौन-कौन से, थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये हमने अग्र मस्तिष्क देख लिया। अब देखेंगे मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मिड ब्रेन या मीजेनसिफिलोन कहते हैं। पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनसिफिलोन। इसको हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क, क्या होता है, मीजेनसिफिलोन या मिड ब्रेन। ये क्या अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ता है। बात करें इसकी संरचना की, तो इसमें क्या 4 गोलाकार पिंड होते हैं। कितने, 4 गोलाकार पिंड होते हैं। 4 पिंडों की बात करें तो 2 जो ऊपरी पिंड होते हैं, ये देखने में सहायता करते हैं। जो ऊपरी पिंड होते हैं, ये क्या करते हैं, देखने में सहायता करते हैं। और जो 2 निचले पिंड होते हैं, ये सुनने में सहायता करते हैं। तो 2 ऊपरी पिंड है, वो तो देखने में सहायता करते हैं, जो 2 निचले पिंड होते हैं, वो सुनने में सहायता करते हैं। ये ब्रेन के हमने बारे में पढ़ा, चित्र में देख सकते हैं कि कौन-कौन से इसके भाग हैं। ये हमने देखे, 2 सबसे बड़े-बड़े भाग थे, 2 तिहाई भाग बनाते हैं, वो होते हैं हमारे कौन सा, सेरिब्रम। तो हमने ये हमारा थैलेमस है, और भी कौन-कौन से हैं इसमें, अ, और जैसे हमारे पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, ये कुछ अंग है जिसके बारे में इसको बताया गया है। तो बाकी सारी चीजें तो इसके अंदर नहीं दिखाई गई, लेकिन कुछ चीजों के बारे में इसको बताया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ध्यान रखना, ये 2 अलग-अलग अंग है, ये सेरेब्रम है और ये सेरेबेलम है। तो 2 अलग-अलग अंग है, इनको आप याद रखना। एक आगे है और एक पीछे है। तीसरा आता है हमारा
हिंड ब्रेन जिसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं या रोम्बेनसेफेलोन जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। ये क्या हमारे मेरुरज्जु से जुड़ा होता है और मुख्य रूप से क्या शारीरिक संतुलन, वो कहते हैं ना, एक नाना पाटेकर का एक डायलॉग था कि पीछे मत मारो क्योंकि पीछे छोटा दिमाग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मारने से क्या शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए क्या है, इसे मुख्य रूप से क्या शारीरिक संतुलन और अनैच्छिक जीवन रक्षक कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य होता है हमारा किसका? पश्चिम मस्तिष्क का। अब पश्चिम मस्तिष्क के रोम्बेनसेफेलोन की बात करें तो इसके कौन-कौन से उपभाग होते हैं? उपभागों में पहला आता है हमारा अनुमस्तिष्क, जिसे सेरिबेलम कहते हैं। दूसरा होता है हमारा पोन्स और तीसरा होता है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसे मध्यांश भी कहते हैं। तो हमारे इसके 3 भाग होते हैं। पहले भाग के बारे में देखें, अनुमस्तिष्क के, जिसे सेरिबेलम कहते हैं। बात करें मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कहलाता है हमारा कौन-सा? हमारे अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। एक बात करें इसकी तो इसका कार्य क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाए रखने का इसका कार्य होता है। ऐच्छिक क्रियाएँ जो वॉलंटरीज़ एक्शंस होते हैं, इनमें कुशलता लाना और परिशुद्धता लाना, इनका मुख्य कार्य होता है। पॉन्स की बात करें तो मेडुला ऑब्लांगेटा के साथ मिलके ये क्या करता है? श्वसन का नियंत्रण करता है। क्या करता है? हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा के साथ मिलके श्वसन का नियंत्रण करता है। इसमें क्या हमारे न्यूमोटैक्सिस टैक्सिस केंद्र होते हैं जो क्या करते हैं? श्वसन की लय को नियंत्रित करते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? न्यूमोटैक्सिस केंद्र होते हैं जो क्या करते हैं? श्वसन की लय को नियंत्रित करते हैं। फिर तीसरा भाग आता है हमारा कौन-सा? मेडुला ऑब्लांगेटा या मध्यांश वाला भाग। तो सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित केंद्र होता है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। बात करें इसके कार्य की तो जीवन रक्षक कार्य होता है, जैसे हमारा बीपी जो रक्तचाप होता है, हृदय दर जो हमारा हार्ट रेट होती है, श्वसन तंत्र दर केंद्र जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं, उल्टी आना, निकलना, छींकना, ऐसे करके जो हमारे जीवन रक्षक संबंधी कार्य होते हैं, ये मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा हमारे संपादित किए जाते हैं, नियंत्रित किए जाते हैं। बात करें इसकी तो यह क्या मेरुरज्जु से एक धागेनुमा संरचना के रूप में बाहर निकलता है। यहाँ से क्या निकलती है? हमारी मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। अब हम बात करें मस्तिष्क की सुरक्षा और आवरण की, तो इसके लिए क्या है? मेनिंजेस बनी हुई है। क्या बनी है? मेनिंजेस बनी हुई है। मेनिंजेस की बात करें तो ये 3 झिल्लियाँ होती है। कितनी? 3 झिल्लियाँ होती हैं। तो झिल्ली-नुमा आवरण होता है मेनिंजेस, जो क्या करता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर, जो क्या करता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर सुरक्षा और उसको पोषण प्रदान करता है। कौन? मेनिंजेस। बात करें इनके अंदर क्या फ्लूइड भरा होता है, द्रव भरा होता है। ये क्या करता है? हमारे जो इन झिल्लियों को है, यदि कोई आघात लगता है, तो उस आघात को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो सीएनएस को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही साथ उसे पोषण देने का काम कौन करते हैं? हमारे 3 मेनिंजेस, मतलब 3 झिल्लियाँ। फिर प्रमस्तिष्क मेरुद्रव की बात करें, जिसे सीएसएफ या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी कहते हैं। विवरण की बात करें तो मेनिंजेस झिल्लियों के द्वारा निर्मित एक द्रव होता है, जो क्या करता है? एक शॉक और ऑब्जर्वर के रूप में काम करता है। मतलब कोई झटका लगता है, तो झिल्लियाँ क्या करती है? तंत्रिका तंत्र को सुरक्षा देने का कार्य करती है। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें क्या पोषण भी देने का काम करती है। अब हम देखेंगे जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से संबंधित कौन-कौन से रोग होते हैं। 2 रोग देखेंगे इसके अंदर, एक तो मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस। मेनिंजाइटिस की बात करें, ये क्या होता है? मस्तिष्क झिल्ली या मेनिंजेस में सूजन को मेनिंजाइटिस कहते हैं और ये अक्सर क्या है? वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण की वजह से होता है। दूसरे की बात करें इंसेफेलाइटिस की बात करें तो मस्तिष्क और मस्तिष्क के किसी भी भाग में यदि सूजन होती है तो इंसेफेलाइटिस कहते हैं और खासकर देखें तो एक वायरल संक्रमण के कारण ये रोग होता है। जिस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने तंत्रिका तंत्र, साथ ही साथ प्रतिवर्ती क्रियाएं, मस्तिष्क, तंत्रिका कोशिका, इनके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।